हाय फ्रेंड्स, आई एम सुजीत कुमार एंड वेलकम बैक इन माय चैनल फाल्कन स्टडीज। आज जो मैं आपको इकोनॉमी का आपको पार्ट नंबर आपके सामने मैं 12 डिस्कस करने जा रहा हूं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बीपीएससी ने डेट क्या है डिक्लेयर कर दिया है, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो डेट है, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो डेट जो बीपीएससी ने डिक्लेयर किया है, तो ये आपको 8/8/2021 को आपको गया, मुजफ्फरपुर, पटना एंड क्या है ना भागलपुर, ये हमारा क्या है ना सेंटर रहेगा। और यहाँ पे 4 सेंटर पे बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का जो एग्जाम है वो ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट बात है कि अब हमारे पास मात्र कितना है, 1 मंथ का टाइम रह गया है। और 1 मंथ में जितना हो सके मैं क्वेश्चन देने का कोशिश करूंगा, जितना भी हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने का कोशिश करूंगा। और ये लास्ट टाइम में सबसे ज़्यादा रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। तो बस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है मैं डिस्कस करता हूँ, उसको भी देखिए। थोड़ा बहुत जो बुक है उसको आप रीड कीजिए, पढ़िए। और उसके बाद क्या है, 8/8/2021 का एग्जाम है और इसमें क्या है पार्टिसिपेट कीजिए। तो हमारा 71 नंबर जो क्वेश्चन है, जो 12th पार्ट का जो हमारा 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन डिस्कशन के सिलसिला को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि इन इंडिया द सर्विस टैक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। कहने का मतलब है कि सर्विस टैक्स जो है वो इंडिया में सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1998, 1996, 1994 या 1992। तो याद रखिएगा 1994, 1994 में सबसे पहले सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इन ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग बाय सेक्टर ऑफ ओरिजिन द 4 सेक्टर इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। कहने का मतलब है कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक जो सेविंग है इसमें 4 सेक्टर में डिवाइडेड है। तो 4 सेक्टर का ऑर्डर किस तरीके से, मतलब सेविंग जो है वो सबसे ज्यादा किस में होगा और सबसे कम किस में होगा। सो ऑप्शन जो आप बी जो देख रहे हैं, सबसे ज्यादा हाउस होल्ड सेक्टर, उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर, उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर और लास्ट में हमारा पब्लिक इंटरप्राइजेस। सो ऑप्शन बी जो है, बी इसका जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि द मेन रीजन फॉर लो ग्रोथ रेट इन इंडिया। कहने का मतलब है कि जो इंडिया का लो ग्रोथ रेट है इंडिया का, इसके पीछे द मेन रीजन for low growth rate in India in spite of high rate of saving and capital formation। मतलब यहाँ पे सेविंग और कैपिटल फॉर्मेशन हाई है, लेकिन फिर भी जो इंडिया का जो पर कैपिटल इनकम है वो या इसका ग्रोथ है वो लो है। इसके पीछे क्या कारण है? हाई बर्थ रेट, लो लेवल ऑफ फॉरेन एड, लो कैपिटल आउटपुट रेशियो, लो कैपिटल पर आउटपुट रेशियो। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आपको एक इंपॉर्टेंट और बात बताने का कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा, इसमें जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग सेक्टर रिसीव्ड द लार्जेस्ट सेंट्रल प्लान आउटले इन द लास्ट फ्यू सेंट्रल गवर्नमेंट एनुअल बजट। कहने का मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एनुअल बजट है, तो लास्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एनुअल सबसे ज्यादा जो किस सेक्टर सबसे ज्यादा सेंट्रल प्लान जो आउटले सबसे ज्यादा रिसीव किया है, तो एनर्जी सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी या कम्युनिकेशन। तो एनर्जी सेक्टर में सबसे ज्यादा इन लोग क्या है आपको रिसीव किए हैं। सबसे लार्जेस्ट सेंट्रल प्लान क्या है, सबसे ज्यादा हुआ है एनर्जी सेक्टर में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991, देखिए 91 से 92 में जब फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, उस समय क्या है आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था। उसके बाद बोल रहा है कि परसेंटेज शेयर ऑफ, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का परसेंटेज शेयर क्या हुआ। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो टैक्सेस जो है, देखिए डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस इज दैट टैक्सेस जैसे हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली जो पे करते हैं वो सब हमारा डायरेक्ट टैक्स हुआ।
जैसे इनकम टैक्स ये सब हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी, ये सब हमारा इनकम इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं, जो इनडायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो इसका ऑप्शन है कि बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज इन ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों इंक्रीज हुए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which of the following statement about indirect taxes in India are true? कहने का मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको ट्रू है, आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड, जो इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस है उससे रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अगर हम बात करते हैं कि yield from indirect taxes is much more than that of the direct tax, ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट को ज्यादा मिल नहीं पाता, इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा है मिलती है। तो ये ऑप्शन 1 तो यहाँ पे होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव ग्रोन फास्टर देन डायरेक्ट टैक्सेस सिंस इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट टैक्स। सो ऑप्शन 2 भी होगा। सो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ पे आ गया है इनमें से कौन सा है जो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है मतलब क्या हो रहा है, वो हमारा क्या बोल रहा है कि कौन सा इसमें है जो हमारा क्या है डायरेक्ट टैक्स है। तो लैंड रिवेन्यू, कस्टम ड्यूटीज, इंटरटेनमेंट टैक्स, सेल टैक्स। तो याद रखिएगा कि लैंड रिवेन्यू जो होता है ये हमारा क्या है ना डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम आगे बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, इसमें से कौन सा एक डायरेक्ट टैक्स नहीं है, कहने का मतलब है कि इसमें से कौन सा जो है जो आपको क्या है इनडायरेक्ट टैक्स इसमें क्या है बता रहा है। तो स्टेट टैक्स, सेल टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स और वेल्थ टैक्स। तो सेल टैक्स जो होता है वो आपको इनडायरेक्ट टैक्स होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑल टैक्सेस कम्स अंडर, सभी जो टैक्सेस लगाया जाता है इससे मतलब क्या होता है। तो यह सब का मतलब होता है कि रिवेन्यू को क्या करना, इकट्ठा करना, रिवेन्यू रिसिप्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए इन इंडिया इज डिफिकल्ट, इज ड्यू टू, सबसे पहला क्या है कि जो इंडिया में जो आपको एस्टिमेशन है नेशनल इनकम को डिफिकल्ट क्यों है एस्टिमेट करना, क्योंकि पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट है कि इलिटरेसी ऑफ द पीपल, क्या लोग मतलब इलिटरेट है, नॉन मोनेटाइज्ड कंजम्पशन, इन्फ्लेशन, पीपल होल्डिंग मल्टीपल जॉब। तो इलिटरेसी ऑफ द पीपल, ये ऑप्शन ये हमारा 1 तो हमारा स्टेटमेंट क्या है ना होगा ही, ये बिल्कुल ही हमारा क्या है ना सही है। नॉन मोनेटाइज्ड कंजम्पशन कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे कंजम्पशन जो नॉन मोनेटाइज्ड है, और पीपल होल्डिंग मल्टी, बहुत सारे लोग जो होते हैं एक से ज्यादा जॉब क्या है ना करते रहते हैं। तो 1, 2 एंड क्या है ना 4। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट अंडर द 3 पार्ट्स इन विच गवर्नमेंट अकाउंट्स आर केप्ट। देखिए कहने का मतलब है कि जो 3 पार्ट होता है जो कि गवर्नमेंट का फंडिंग, एक कंसोलिडेटेड फंडिंग होता है, एक कंटीजेंसी फंड बोलते हैं, एक पब्लिक अकाउंट बोलते हैं, 3 तरीका का फंड है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर कवर्ड अंडर द पब्लिक अकाउंट, इनमें से कौन सा ऐसा मतलब क्या है चारों में से है जो पब्लिक अकाउंट के अंदर में आता है। तो ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, ये तो नहीं आएगा। लोन रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, फंड्स प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू प्रोविडेंट फंड, अ स्मॉल सेविंग। तो ऑप्शन डी जो होता है ये आपको पब्लिक अकाउंट का पार्ट है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे लिखा गया है प्रोविडेंट फंड क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रोविडेंट फंड को जो हम लोग शॉर्ट में पीएफ बोलते हैं। तो ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्कीम होता है कि जैसे कोई भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप क्या है काम कर रहे हैं तो जो सैलरी होता है तो उसमें पर मंथ आपको पीएफ क्या है कटता है एक छोटा अमाउंट, और यही सब जो छोटा अमाउंट होता है लास्ट में जब आप रिटायर करते हैं तो आपको इकट्ठा बड़ा अमाउंट आपको मिलता है। तो प्रोविडेंट फंड जो एक तरीके से पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड है। अगर हम बात करते हैं कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, लिक्विडिटी ट्रैप इज अ सिचुएशन इन विच, लिक्विडिटी ट्रैप बेसिकली क्या होता है इस चीज के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिक्विडिटी ट्रैप होता क्या है। तो यहाँ से देखिए कि लिक्विडिटी ट्रैप इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी इकोनॉमिक सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें इंटरेस्ट रेट क्या होता है बहुत ही स्लो हो जाता है, इंटरेस्ट रेट बहुत ही स्लो हो जाता है और सेविंग रेट क्या हो जाता है हाई हो जाता है। इस सिचुएशन को बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। तो आप इसमें ऑप्शन में आप देखिएगा कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सो लो, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सो लो दैट नो वन वांट्स टू होल्ड इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स एंड पीपल वांट्स टू होल्ड कैश।
सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसका हमारा क्या है ना, सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग मार्केट बोरोइंग, ट्रेजरी बिल और स्पेशल सिक्योरिटी टू द आरबीआई, विच ऑफ दीज आर कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेब्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो एक इंटरनल डेब्ट है किसका, गवर्नमेंट का। तो देखिए, वन टू मार्केट बोरोइंग, ट्रेजरी बिल और स्पेशल सिक्योरिटी टू द आरबीआई, तीनों एस्पेक्ट हमारा जो है वो एक तरीके से इंटरनल डेब्ट है गवर्नमेंट का। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ट्रेजरी बिल क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि ट्रेजरी बिल क्या होता है। देखिए ट्रेजरी बिल क्या होता है, एक हमारा बिल होता है जिसमें मैच्योरिटी जो दिया जाता है, मैच्योरिटी जो समय दिया जाता है वो 1 ईयर का दिया जाता है या लेस देन क्या है ना 1 ईयर का, मतलब 1 साल तक ही दे सकते, 1 साल से कम दे सकते लेकिन ज्यादा नहीं देंगे। एंड दे डू नॉट पे इंटरेस्ट बिफोर, कहने का मतलब है कि अगर मैं मैच्योरिटी पीरियड अगर 1 ईयर अगर दे दिया गया है तो 1 साल तक आपको क्या करना है, टैक्स पे नहीं करना है जब तक कि मैच्योरिटी पीरियड आपका एक्सपायर नहीं हो जाए। उसके बाद इस बिल के तहत क्या है, इसको ऑक्शन किया जाता है और इसका जो भी बिल का जो वैल्यू है उसको डिस्काउंट पे क्या है ऑक्शन किया जाता है, नीलामी किया जाता है। और ये जो मैच्योरिटी पीरियड इसमें जो दिया जाता है ये 28 डे जो कि 1 मंथ, 91 डे 3 मंथ, 182 डे 6 मंथ या 364 डे 1 ईयर तक ये मतलब मैच्योरिटी पीरियड दिया जाता है। यानी याद रखिएगा कि 28 डे, 91 डे, 182 डे एंड क्या है 364 डे। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है कि देखिए बूम किससे रिलेटेड है, रिसेशन किससे रिलेटेड है, रिकवरी किससे रिलेटेड है और डिप्रेशन किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले बूम, बूम कहने का मतलब है कि कोई भी चीज में क्या है उछाल आना, कोई भी चीज क्या है ना अगर हमारा बढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, बूम बोलते हैं। तो बूम मतलब क्या हुआ कि बिजनेस एक्टिविटी एट हाई लेवल विथ इंक्रीजिंग इनकम आउटपुट, जब इनकम हमारा और आउटपुट अगर इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं बूम। कहने का मतलब है कि ए का हमारा 1 होगा, ए का हमारा 1 होगा। रिसेशन मतलब क्या होता है, ग्रेजुअल फॉल इन इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विथ बिजनेस एक्टिविटी इन अ लो, यानी बी का जो होगा हमारा 2 होगा। तो ए का 1 और बी का 2 हमारा देखिए ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी है। उसके बाद हम क्या सी को देखते हैं, रिकवरी, a steady rise in general price level and income output and employment depression, unprecedented level of unemployment and drastic fall in income एंड क्या है ना आउटपुट। सो यहाँ पे जो ऑप्शन जो आपको सी है रिकवरी, मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एक तरीके से सी जो है वो 3 से रिलेटेड है और डिप्रेशन मतलब क्या एक तरीके से फॉल हो रहा है और ये हमारा 4 से रिलेटेड है। तो आप अगर बात करते हैं और आंसर का तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। The RBI uses the following instrument for quantitative central of credit, मतलब कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट आरबीआई फॉलो करती है किसके लिए, क्वांटिटेटिव सेंट्रल ऑफ क्या ना क्रेडिट के लिए। पहला कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन यूज करती है। तो अगर ऑप्शन का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से देखिए कैश रिजर्व रेशियो बिल्कुल सही है। बैंक रेट हम आपको पिछले भी वीडियो में बता चुके, बैंक रेट क्या होता है, उसके बाद क्या हमारा रेपो रेट क्या होता है, इस सब के बारे में बताया है, पीछे वाला वीडियो देखिएगा आपको समझ में आएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, ये हमारा 1, 2 एंड 3 ये तीनों हमारा करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं एक चीज यहाँ पे आया है, मोडवेट इज डिफरेंट फ्रॉम वेट इन सेंस दैट। देखिए यहाँ पे एक चीज आया है कि मोडवेट क्या होता है। ये देखिए मोडवेट का फुल फॉर्म जो होता है एक तरीके से हमारा क्या, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। ये क्या होता है, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। देखिए क्या होता है कि एक्चुअल में जो भी हमारा मतलब जो फाइनल जो एक तरीके से जो डिलीवरी होता है उस समय इसमें क्या है रिलीफ दिया जाता है मोडवेट में। अभी मोडवेट खत्म कर दिया, अब इसके जगह सेन वेट का यूज किया जाता था, मोडवेट के बाद सेन वेट का यूज किया जाता है। वेट तो सिस्टम ही खत्म हो गया, जीएसटी आ गया है। तो इसके मोडवेट और वेट, वेट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, जो भी हमारा टैक्स उसमें उसका जो वैल्यू एडेड टैक्स एक तरीके से वो वेट होता है, और मोडवेट मतलब मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन इसका सही है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि अंडर मोडवेट टैक्स इज लेविड ओनली ऑन वैल्यू एडिशन, while under VAT excise is imposed on final value। एंड देन देखिए ऑप्शन 1 ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है।
मॉडवेट इज ओनली एट द प्रोडक्शन स्टेज, याद रखिएगा कि जो मॉडवेट जो होता है वो हमारा प्रोडक्शन स्टेज में होता है, जबकि वैट जो होता है वो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों स्टेज में किया जाता है। सो 2 हमारा सही है। अंडर मॉडवेट एक्साइज इज लेविड ऑन फाइनल वैल्यू, जो भी हमारा एक्साइज जो है एक तरीके से फाइनल वैल्यू में लिया जाता है। एंड रिबेट इज गिवन ऑन इनपुट व्हाइल अंडर वैट टैक्स इज लेविड ओनली ऑन वैल्यू एडिशन, जो भी वैल्यू एडिशन में जो टैक्स होता है वो हमारा क्या होता है, वैट होता है। अरे फाइनल वैल्यू जो भी मतलब इसका फाइनल वैल्यू होता है जिससे कस्टमर को एक तरीके से रिलीफ मिले उसको मॉडवेट बोलते हैं। तो 3 भी होगा। मॉडवेट इंप्लाइज रेशनलाइजेशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी ओनली व्हाइल वैट इंप्लाइज रेशनलाइजेशन ऑफ एक्साइज सेल एंड टर्नओवर, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक्साइज ड्यूटी पे रेशनलाइजेशन होता है, यहाँ एक्साइज पे भी, सेल पे भी, टर्नओवर टैक्सेस पे भी होता है। तो ऑप्शन 2, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर। सो सी इसका जो है आपका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग टैक्सेस, देखिए कॉर्पोरेशन टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वेल्थ टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, विच ऑफ दीज आर इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा टैक्स है जो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो देखिए वैल्यू एडेड टैक्स ये तो आपको पता है, वैट जो होता है VAT ये आपको क्या है इनडायरेक्ट टैक्स का ही एग्जांपल, क्योंकि इसी के जगह पे क्या आया था, GST आया था। तो 2 तो हमारा होगा ही। उसके बाद जो इंपोर्ट ड्यूटी होता है वो भी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है। तो 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि द टैक्स हुज शेयर इन ओवरऑल टैक्सेशन रेवेन्यू हैज गॉन अप रैपिडली ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड, मतलब एक ऐसा टैक्स जो कि जिससे क्या होता है कि जो ओवरऑल टैक्सेशन रेवेन्यू जो होता है वो रैपिडली हमारा क्या है इंक्रीज होता है। इसको क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स या टैक्स ऑन प्रोडक्शन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब क्या हुआ हमारा टैक्स ऑन प्रोडक्शन से जो भी हमारा शेयर जो होता है टैक्सेशन रेवेन्यू का वो हमारा इंक्रीज करता है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, एक कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट मेजर क्या है, तो पर कैपिटा इनकम क्या है हमारा सबसे, अगर पर कैपिटा इनकम है तो हमारा जो कंट्री है वो ज्यादा ही एक तरीके से डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में आएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं कि व्हेन द रेशियो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स टू टोटल टैक्सेशन रेवेन्यू इज वेरी हाई, कहने का इनडायरेक्ट टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल टैक्सेशन रेवेन्यू अगर हमारा बहुत ज्यादा है, इससे क्या होगा, राइज इन द प्राइस लेवल, हायर टैक्सेशन बर्डन ऑन द रिच, हायर टैक्सेशन बर्डन ऑन द पुअर, और फॉल इन क्या है टैक्स रेवेन्यू। सो इसका बात करते हैं कि राइज इन प्राइस लेवल, ये ऑप्शन 1 हमारा क्या है ना सही होगा, और हायर टैक्सेशन बर्डन ऑन द पुअर, गरीब लोगों पे भी टैक्स का बर्डन क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हम आपको बताए थे कि सेनवेट यानी जो मॉडवेट के जगह पे ही सेनवेट है, सेंट्रलाइज्ड एक तरीके से हमारा वैल्यू एडेड टैक्स है जो सेंटर के तरफ से डिसाइड होता है, इज एसोसिएटेड विथ रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, रेट ऑफ इनकम, तो आपको हम बताए हैं कि भी एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स का ही एग्जांपल है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। टैक्सेशन एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी आर डील्ड अंडर द, जो टैक्सेशन है और जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर पॉलिसी है किसके अंदर क्या है ना इसको डील किया जाता है, तो याद रखिएगा इसको फिजिकल पॉलिसी के अंदर इसको डील किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं कि डेफिसिट फाइनेंस, देखिए डेफिसिट मींस होता है सिंपली घाटा। डेफिसिट फाइनेंसिंग लीड टू इन्फ्लेशन इन जनरल बट इट कैन बी चेक्ड, जो डेफिसिट फाइनेंसिंग के कारण क्या होता है इन्फ्लेशन तो होता है, लेकिन क्या चेक कर सकता है, यदि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लीड टू इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई इन रेशियो एग्रीगेट डिमांड, aggregate demand is increased only all the expenditure is denoted national debt payment only। so इसका देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है जिसके कारण क्या होता है एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द बजट ब्रॉडली कंप्राइजेज, जो बजट होता है दो तरीके, एक रिवेन्यू बजट होता है और एक हमारा कैपिटल बजट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट कवर्ड अंडर द रेवेन्यू, इसमें कौन सा आइटम है जो रेवेन्यू बजट के अंदर कवर नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि ऑप्शन का अगर बात करें डिफरेंट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस एंड अदर ड्यूटी लेविड बाय द गवर्नमेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग गवर्नमेंट एंड वेरियस सर्विसेज, मार्केट लोन रेज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है कि जो मार्केट लोन जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो रेज किया जाता है वो रेवेन्यू बजट में नहीं आएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी हमारा मैच द फॉलोइंग से है कि डिप्रेशन
रिसेशन, रिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन। इसका हमारा कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर होगा? तो अगर हम बात करते हैं कि डिप्रेशन जो होता है, डिप्रेशन मतलब क्या होता है, देखिए 4, यानी कहने का मतलब है कि इनसफिशिएंट डिमांड लीडिंग टू द आइडल मैन एंड मशीनरी ओवर अ लॉन्ग टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। तो ए का हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो गया। उसके बाद अगर रिसेशन का बात करते हैं, रिसेशन मतलब क्या होता है, देखिए 3 से रिलेटेड है, रिडक्शन इन प्रोडक्शन ओवर अ शॉर्ट पीरियड, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेशन। तो ये हमारा बी का हमारा कितना है, 3 आ गया। उसके बाद क्या, रिफ्लेशन। रिफ्लेशन मतलब क्या होता है कि रिफ्लेशन मतलब होता है कि रिकवरी फ्रॉम डिप्रेशन, जो भी डिप्रेशन से जो रिकवरी होता है उसको हम रिफ्लेशन बोलते हैं। तो सी जो है हमारा 2 से रिलेटेड है। तो देखिए 4 3 2, अब उसके बाद क्या है, देखिए 5 होगा कि 1 होगा। तो सी का अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो स्टैगफ्लेशन जो है वो हमारा किससे रिलेटेड है, तो को स्टैगफ्लेशन जो होता है वो हमारा को एग्जिस्टेंस ऑफ इन्फ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन। तो सी हमारा 1 से रिलेटेड हो गया। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर 96 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं कि वैल्यू एडेड टैक्सेस जो है इज एन एड वैलोरम टैक्स ऑन डोमेस्टिक फाइनल कंजम्पशन कलेक्टेड एट ऑल स्टेजेस बिटवीन प्रोडक्शन एंड पॉइंट ऑफ फाइनल सेल। तो इसका अगर हम आंसर बात करें कि जो वैल्यू एडेड टैक्सेस जो होता है वो एक एड वोलेरम टैक्स है, जो कि क्या है ना, डोमेस्टिक फाइनल कंजम्पशन जो कलेक्ट किया जाता है, ऑल स्टेजेस में कलेक्ट किया जाता है, और एक प्रोडक्शन और क्या है ना, पॉइंट ऑफ फाइनल सेल, जहां फाइनल सेल कर रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, वहां प्रोडक्शन से लेकर और सेलिंग तक उसके बीच क्या है, कलेक्ट किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू मीट डिफरेंट एक्सपेंडिचर? कहने का मतलब है कि क्या इसमें से मेन सोर्स है रेवेन्यू का, जिससे कि हमारा डिफरेंट एक्सपेंडिचर क्या है मिलता है? एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज, इंटरनल बोरोइंग और इनकम टैक्स। तो इसका जो आपका ऑप्शन जो है इंटरनल बोरोइंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which one of the following statement regarding the levying, कहने का मतलब है collecting and कहना डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब एक हमारा क्या हुआ, लेना, टैक्स को लेना, कलेक्ट करना और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना, किसका, ऑफ इनकम टैक्स इज करेक्ट। तो ऑप्शन पढ़ते हैं कि द यूनियन क्या करता है, लेवी लेता है, कलेक्ट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है, किससे, प्रोसीड ऑफ इनकम टैक्स बिटवीन इटसेल्फ, अपने और स्टेट के बीच क्या करता है, टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशन? देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है। तो देखिए यहाँ ध्यान से, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू द सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ द ट्रेजरी बिल। ठीक है, एक क्या होता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है क्या रेफर करता है कि जो भी ट्रेजरी बिल है उसको या तो सेल करना या परचेज करना। एंड क्या है, गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी है किसके द्वारा किया जाता है, कि जो भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक जो होता है उसके द्वारा क्या करता है कि ट्रेजरी बिल को क्या करता है, परचेज करता है या सेल करता है, जिसके कारण जो मनी सप्लाई है वो रेगुलेट हो, जो इकोनॉमी जो मनी सप्लाई है वो रेगुलेट हो सके। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी को सेल करता है मार्केट में, जब वह चाहता है कि जो हमारा मार्केट में जो मनी सप्लाई रिड्यूस हो। तो एक तरीके से एक्टिविटी ऑफ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, सेलिंग ऑफ करेंसी बाय द आरबीआई, सेलिंग ऑफ गिल्ट एज सिक्योरिटी बाय द गवर्नमेंट एंड सेल ऑफ शेयर्स बाय एफआईआई। तो ये 99 का जो सेलिंग ऑफ गिल्ट एज सिक्योरिटी बाय द गवर्नमेंट, तो ये हमारा क्या हुआ, एक तरीके से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी सिक्योरिटी को यहाँ पे सेल किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेलिंग ऑफ करेंसी, करेंसी को नहीं, जो भी सिक्योरिटी है उसको सेल किया जाएगा। विच, लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया? कहने का मतलब है कि इसमें से कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा पुअर। ये जब क्वेश्चन हम डिजाइन किया गया था तो पहला नंबर पे क्या था, उड़ीसा। उसके बाद अगर बात करते हैं दूसरा नंबर पे तो ये बिहार, और तीसरा नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो क्या था, एमपी। देखिए एक तरीके से पुअरेस्ट स्टेट हम डिसाइड कब करते हैं, एक होता है बीपीएल जिसको हम बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, कितने परसेंट जो पॉपुलेशन है उस स्टेट का वो बीपीएल से हमारा नीचे लाई कर रहे हैं। तो अगर उड़ीसा का बात करें तो 47% जो लोग जो है वो बीपीएल से नीचे लाई कर रहे हैं। बिहार में 42% जो लोग हैं वो बीपीएल से नीचे हैं।
और एमपी में 37% जो लोग हैं वो बीपीएल से नीचे है। तो ये जब डिजाइन हुआ था क्वेश्चन उस समय का है, लेकिन अगर करंट डेटा 2020 का अगर हम बताएं तो इसमें जो छत्तीसगढ़ जो है वो मोस्ट मतलब ज़्यादा सबसे ज़्यादा पोरेस्ट स्टेट है इंडिया का, जिसका 39.93% जो लोग हैं वो बीपीएल फैमिली से मतलब एक तरीके बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन आज मैं 20 क्वेश्चन हर सीरीज में कराता था, लेकिन एग्जाम बहुत ही क्या है फास्ट में आ गया है, जिस वजह से मैं 30-30 क्वेश्चन का सीरीज कर रहा हूं और जितना ज़्यादा हो सके मैं बनाने का कोशिश करूंगा दोस्तों। और अपने दोस्तों के बीच इसे जरूर से जरूर आप क्या है ना शेयर कीजिए, ताकि और भी जो भी लोग हैं उनको बेनिफिट क्या है मिल पाए क्वेश्चन का। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर से 30 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय।